अब जो है हमारा ये फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिक सा चैप्टर है, आपने पढ़ा हुआ है, बस मुझे रिवाइज करवाना है। ठीक है, पहली चीज आती है ब्राउनियन मोशन। अच्छा, अब ब्राउनियन मोशन जो है ना, ये आपके सिलेबस का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट रहा नहीं है, और मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आगे जाके चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। ब्राउनियन मोशन होता क्या है? ब्राउनियन मोशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन करता है, कि पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। जो रैंडमली गैस में, सॉलिड, लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सॉलिड की तो ब्राउनियन मोशन में सॉलिड का तो कंसेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। गैसेस में क्या करते हैं? गैसेस अगर जैसे ये मैं एक कंटेनर बनाऊं, स्क्रीन नजर आ रही है? जी। सही है। ये मैं कंटेनर बनाऊं, इसमें एयर पार्टिकल्स हैं। अब ये एयर पार्टिकल्स ऐसे स्टिल तो नहीं रहेंगे ना, ये मूव करेंगे। तो ये कैसे मूव करेंगे? ये इनका मोशन क्या होगा? ऐसे ही रैंडमली कहीं भी किसी भी तरीके से चलेगा, या एक दूसरे से यूं हिल रहे हैं, लाइन में हिल रहे हैं, किस तरीके से मूव करेंगे? तो जो ये चीज होती है, इस चीज को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, जो मोशन होता है पार्टिकल्स का। एक्चुअल में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। जिगजैग, अब वो रेगुलर जिगजैग यूं 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 नहीं होना चाहिए, या यूं 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 जिगजैग नहीं होना चाहिए। रैंडम बट जिगजैग होना चाहिए। ठीक है, लाइंस होनी चाहिए बेसिकली। इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से देखो, कंफ्यूज क्या हुआ है? क्या आपको दिए हुए हैं? अपोलन ग्रेन इज in a still beaker of sorry, a pollen grain in a beaker of still water is lit through a microscope. Which diagram shows the most likely movement of the pollen grain? किस तरीके से मूव करेगा? ए, बी, सी या डी? आपको क्या लगता है? ए, क्यों ए? क्योंकि एग्जाम में भी मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है इधर उधर। हाँ जी, एग्जैक्टली ये जिगजैग में भी मूव कर रहा है, और इसकी लाइंस है, इस चीज की लाइंस बनी हुई है। देखो आप ध्यान से, इसमें कहीं भी कर्व नहीं है। अगर मैं यूं करके यूं ले जाऊं और फिर जिगजैग बनाऊं ना, तो भी ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्व मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा। बी तो है ही गलत, क्योंकि इवन दो लाइंस है बट ये जिगजैग मोशन नहीं है, ये लाइंस में चल रहा है ऊपर नीचे। सी तो है ही हमारा वेव फॉर्म बना हुआ है, ठीक है ही गलत। और जो डी है वो सर्कल्स में, तो इसलिए वो भी गलत है। तो आपका ब्राउनियन मोशन है, जो रैंडम पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, वो जो होती है एक ही तरह होती है। ठीक है, हम्म। अब इसके बाद आता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जैसे जहाँ पे कम पार्टिकल जहाँ वो दूसरी तरफ जाता है, जहाँ नहीं, एक यहाँ जगह पे पे ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो वो कम पार्टिकल जहाँ पे पड़े हैं वहां पे जाते हैं। exactly. So the basically the movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration, इस कॉन्सेप्ट को डिफ्यूजन बोला जाता है। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो वो जो है डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा, पार्टिकल्स क्यों मूव करते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में क्यों मूव करेंगे? हम्म ताकि जगह की वजह से। जगह की वजह से नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हर चीज जो है, बेसिकली केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज जो है इस दुनिया में, वो खुद को स्टेबलाइज करना चाहती है, वो इवनली स्प्रेड आउट होना चाहती है। स्टेबलाइज इसी तरीके से होगा ना, कि वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगी, एक चीज में नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो वो जब इवनली स्प्रेड आउट करना चाहते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को, इसलिए डिफ्यूजन आकर होती है, कि वो एक जगह जमा रहे। इससे बेहतर है कि वो अलग अलग जगह पे डिफ्यूज आउट हो जाए और इवनली स्प्रेड हो जाए। इस वजह से जो है पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। और एक और बात, डिफ्यूजन जो है खाली सॉलिड्स, खाली लिक्विड्स और गैसेस में होती है, सॉलिड्स में नहीं होती। क्यों नहीं होती सॉलिड्स में? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल स्लाइटली पैक होते हैं, वहाँ हिल नहीं सकते इधर उधर। एग्जैक्टली, वो मूव ही नहीं करते, तो फिर डिफ्यूजन तो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, दो एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स हैं। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम मैग्नेट आप जो होते हैं पर्पल कलर के होते हैं। या अगर आप
सा एग्जांपल ले लो, अगर आप देखो एक बीकर लो, इसमें थोड़ा सा पेंट होता है ना, पेंट का ड्रॉप डाल दो, उसको मिक्स नहीं करो। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ देर वो पड़ा रहेगा, उसके बाद जो है वो पूरा जो पेंट था वो आपका वाटर का कलर चेंज कर देगा। वो क्यों चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पेंट के आपके पार्टिकल्स थे ये वाले, यहाँ पे जमा हुए थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन थी इनकी, और ये वाटर पार्टिकल्स अज्यूम कर लो। थोड़ी देर में क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं इवनली स्प्रेड आउट होना शुरू हो गए। तो जब ये इवनली स्प्रेड आउट होना शुरू हो गए तो पूरे जो सोल्यूशन है, पूरा जो वाटर है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और जिस भी कलर का पेंट आपने डाला होगा तो आपका पूरा वाटर का सोल्यूशन उसी कलर का हो जाएगा। ये होती है लिक्विड में डिफ्यूजन। यहाँ पे हमने जो है पोटेशियम मैग्नेट सॉल्ट है, पोटेशियम मैग्नेट सॉल्ट है, उसकी एग्जांपल ली हुई है। और उसकी एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि उसके क्रिस्टल्स पर्पल कलर के होते हैं, तो वो जो कलर है उसको विजुअलाइज करना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, फिर आती है हमारी गैसेस में डिफ्यूजन। यहाँ पे सिंपल सी हमने काम किया हुआ है, दो गैस जार्स हैं, ये इन्वर्टेड गैस जार है, ये सिंपल सा गैस जार होता है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड गैस जार है। इसमें ब्रोमीन गैस डाली है जो कि ऑरेंज ब्राउन कलर की होती है, ये कार्ड डाला है उनको सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे इन्वर्टेड डाल दी है गैस जार जो कि सिर्फ एयर से फिल्ड है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया, ये कार्ड को रिमूव कर दिया, तो बेसिकली वो दोनों ज्वाइन टुगेदर हो गए। थोड़ी देर में क्या हुआ कि डिफ्यूजन अगर हो गई, देखो गैस के पार्टिकल्स भी यहाँ मूव हुए और ब्रोमीन के पार्टिकल्स भी इधर मूव हुए, बट गैस के पार्टिकल्स जो थे उनमें कोई कलर नहीं था, इस वजह से वो आपको दिखे नहीं। लेकिन जो ब्रोमीन के पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनका जो कलर था वो ऑरेंज ब्राउन कलर था, इस वजह से जब वो डिफ्यूज हुए तो आपको पूरी चीज जो है वो ऑरेंज ब्राउन नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है? कितनी डिफ्यूजन होगी? कितनी डिफ्यूजन नहीं हो रही, कितनी जल्दी डिफ्यूजन या कितनी स्लो डिफ्यूजन हो रही है। रेट का ये मतलब होता है कि जो काम हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, ज्यादा टाइम में हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है, इस चीज को रेट बोली जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, एक तो मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का, जो भी चीज है उसका मास। हमने पूरा पीरियोडिक टेबल जो होता है आपके सामने होता है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही कि जो हर पार्टिकल होता है, हर एलिमेंट होता है, उसका मास सेम नहीं होता। जो AR MR होता है वो सेम नहीं होता, है ना। जी जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये मास ही होता है ना। जी। तो ये मास जो है ये किसी का भी सेम नहीं होता। तो जब ये सेम नहीं होता तो हर पार्टिकल की, हर एलिमेंट की डिफ्यूजन रेट अलग होती है। ये तो सिर्फ मैंने एलिमेंट्स नहीं है, उसके बाद जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर गैसेस उसमें ले लो, इस तरीके से हो गया, या कोई और लिक्विड्स हो गए, कोई और गैसेस हो गई, नाइट्रोजन हो गया, जो डायटोमिक गैसेस होती हैं आपकी, तो सबका MR जो होता है वो डिफरेंट होता है। जिसका MR ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या हो जाएगा, कितनी? अगर MR ज्यादा होगा, नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर MR इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा। इस तरीके से रखते हैं, ये डिफ्यूजन ज्यादा हो ऑक्सीजन ले जाएगी लो, क्योंकि नहीं ना, रुको, ऑक्सीजन लेते हैं 16 है उसका मास, और हाइड्रोजन लेते हैं उसका मास 1 है। मुझे बताओ दोनों को अगर मैं, जैसे ये एक जगह मैंने ऑक्सीजन जमा कर लिया और एक जगह मैंने हाइड्रोजन जमा कर ली, कौन सी गैस डिफ्यूज फास्टर होगी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि उसको मॉलिक्यूल्स कम है तो हाँ जल्दी चलेगा। मॉल मॉलिक्यूल्स कम नहीं है, उसका मास कम है। हाँ मास कम। तो जब मास कम होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, जब मास कम होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका बढ़ जाता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर आपका मास ज्यादा हो रहा है, मास बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या हो जाएगा, स्लो। स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ? जी।
दूसरी चीज जो जिस पर डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंडेंट है, वो आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स को क्या हो जाता है? तेज मूव करने लग जाता एग्जैक्टली वो फास्टर वाइब्रेशंस जो होती हैं, उनकी जो भी मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है। तो अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्टर, क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल जब वो ज्यादा तेज हिल रहे हैं तो वो डिफ्यूज भी ज्यादा जल्दी करेगा। एग्जैक्टली जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर्स में काफी ज्यादा। यहाँ पे यही क्या हुआ है कि देखो, दो हमने लिया है, कॉटन वूल लिया और उसको हमने अमोनिया के सोल्यूशन में डिप किया है, और दूसरा कॉटन वूल लिया, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में डिप किया है, और उनको मैंने सील टेस्ट ट्यूब में बंद कर दिया है। अब जब वो सील टेस्ट ट्यूब में बंद हो गए हैं तो उनके वेपर्स फॉर्म होंगे, और जब ये वेपर्स फॉर्म होंगे तो जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं ना, तो एक वाइट क्लाउड फॉर्म हो जाता है। जहां भी रिएक्ट करेंगे ना, जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो एक वाइट क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। सही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये व्हाइट क्लाउड फॉर्म होगा वो किसके करीब फॉर्म होगा और क्यों फॉर्म होगा उसके करीब? अमोनिया के करीब फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के करीब फॉर्म होगा, या बिल्कुल सेंटर में फॉर्म होगा? अमोनिया के करीब फॉर्म होगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पार्टिकल्स उधर को ज्यादा तेज डिफ्यूज। नहीं, आप मेरी क्या क्या वापस बोलो। अमोनिया के करीब फॉर्म होगा। नहीं, अमोनिया के करीब फॉर्म नहीं होगा। ये चीज आप कैलकुलेशन से डिटरमाइन कर सकती हो। देखो, हाइड्रोजन का एमआर होता है, एआर होता है 1, क्लोरीन का होता है 25.5, नाइट्रोजन का होता है 14, और बस इतने ही है। अब जरा इनके एमआर निकालो, NH3 अमोनिया का एमआर निकालो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एमआर निकालो, कितना कितना बन रहा है? अमोनिया का क्या था? अमोनिया नाइट्रोजन का 14 है। हाइड्रोजन का माना और तो कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 है, 17 कितना? 17 17 है। और HCl का? क्लोरीन का क्या है? 35.5। और इसको होगा 36.5। 36.5। अब मुझे याद है। आपकी आवाज कट रही। हेलो। हाँ, किसका मास ज्यादा है? हाइड्रोक्लोरिक हाँ, तो फिर किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? अमोनिया। तो कहाँ पे हमारा वेपर फॉर्म होना चाहिए, किसके करीब? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जैक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के करीब हमारा वेपर फॉर्म होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो स्लो ट्रैवल करेगा क्योंकि उसका एमआर ज्यादा है, while on the other hand अमोनिया का जो एमआर है that is less, तो that is why the rate of diffusion for ammonia will be higher, और वो ज्यादा जल्दी ट्रैवल कर लेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के करीब पहुंच जाएगा, और वहां पे दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो आपका व्हाइट वेपर फॉर्म हो जाएगा। सही है? क्लियर है? यस। आगे हमारा आता है चेंजेस इन स्टेट्स। तो बच्चों वाली चीज है, आप बचपन से पढ़ती आ रही हो।
सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड की, अच्छा देखो यहाँ पे सॉलिड की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो जब भी आपसे, वैसे तो कम पूछते हैं, बट अगर पूछें कि डिफाइन करना आपको सॉलिड को, आप उसकी बड़ी सी डेफिनेशन भी लिख सकती हो। इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। एक तो शेप आप डिफाइन कर दो कि सॉलिड्स आर फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। दो चीजें उनकी फिक्स होती हैं, शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। दूसरी चीज, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक टुगेदर होते हैं। वो पैक टुगेदर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती हैं कि वो हिल ही नहीं सकते। तो जब वो हिल नहीं सकते तो उनकी शेप भी फिक्स्ड होती है और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। और लास्ट चीज, पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर अरेंज इन अ लैटिस। लैटिस क्या होता है? एक क्यूबिक शेप के उसमें अरेंज हुए हुए होते हैं पार्टिकल्स, इस तरीके से रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, यूं इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं। ये देखो, ये तो 2D पिक्चर है, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से ये पूरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पार्टिकल्स, वो इस तरीके से यहाँ पे क्या कहते हैं, अरेंज हुए हुए होते हैं क्यूब की शेप में। और द ओनली मूवमेंट दे मेक इज वाइब्रेशंस, ऑब्वियसली बिकॉज दे कैन नॉट मूव। इतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं कि वो उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द लिक्विड्स। लिक्विड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप डालोगे लिक्विड्स को, वो उसकी शेप ले लेंगे। और फिक्स शेप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो वीक है। बहुत वीक नहीं है, लेकिन वीक है। अगर बहुत वीक होते तो फिर उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। बट फिक्स्ड वॉल्यूम है तो उसका मतलब कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, बट वो जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है। आई समझ? जी। इसी वजह से वो स्लाइड पास ईच अदर कर देते हैं। फिर लास्ट चीज आती है हमारी के गैसेस। ना फिक्स शेप होती है, ना फिक्स वॉल्यूम होता है, और ना आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। इतनी कम होती हैं कि हम बोलते हैं कि नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं पार्टिकल्स के बीच में। इसी वजह से वो रैंडम उनकी मूवमेंट होती है। वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, दे बम्प इनटू ईच अदर, दे बम्प विद द वॉल्स एंड दे बाउंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। देखो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जैसे टर्म डिफाइन करता है कि ऐसी फोर्स होती है जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करती है। तो जब वो अट्रैक्शन क्रिएट करती है तो इसी वजह से वो एक दूसरे से करीब रहते हैं। सॉलिड्स में ये बहुत ज्यादा हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये स्ट्रेंथ जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है क्लोज टुगेदर रहते हैं और हिल नहीं सकते। वॉल्यूम जो सॉरी लिक्विड है, लिक्विड्स में क्या होता है, ये वीक हो जाती है। तो इसी वजह से इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है कि आपका वॉल्यूम फिक्स्ड है। जितनी अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में उतनी अमाउंट सेम रहे आपकी, लेकिन शेप सेम नहीं रह सकती क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो उसी पोजीशन में होल्ड टुगेदर कर सके। अलग पोजीशंस में आ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाती है। लास्ट में आपके गैसेस में नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, यानी कोई है ही नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ना वॉल्यूम फिक्स है और ना आपकी शेप फिक्स है। ठीक है, जी। क्लियर है? अच्छा, अब सॉलिड से अगर आपका स्टेट चेंज होता है लिक्विड में तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड का स्टेट चेंज, लिक्विड में, लिक्विड, हाँ, मेल्टिंग, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड का स्टेट चेंज होता है गैस में। बॉइलिंग, बॉइलिंग। गैस का आपका स्टेट चेंज होता है टू लिक्विड, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और लिक्विड से आपका स्टेट चेंज होता है टू सॉलिड, फ्रीज, फ्रीजर, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग
फ्रीजिंग। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में स्टेट चेंज हो रहा है या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग। सब सब नहीं, सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन। जी, सब्लिमेशन बोला जाता है। सॉलिड से गैस चेंज हो रहा है तब भी सब्लिमेशन बोलेंगे, गैस से सॉलिड चेंज हो रहा है तब ही सब्लिमेशन ही कहलाएगी। डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस या डायरेक्टली गैस से जो है आपका सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज पे आओ, देखो लिक्विड से जब गैस में स्टेट चेंज होता है तो एक तो आपने मुझे बोला बॉइलिंग कहलाती है स्टेट चेंज, उसके अलावा एक और चीज होती है उसको एवेपोरेशन बोलते हैं। एवेपोरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन और बॉइलिंग में दोनों में आपका स्टेट चेंज हो रहा होता है, दोनों में लिक्विड से गैस ही स्टेट चेंज हो रहा होता है। पर थोड़ी सी चीजें जो आती हैं वो ये चीजें आती हैं कि बॉइलिंग जो होती है वो फिक्स टेम्परेचर पे होती है। हर सब्सटेंस का अपना फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 0 नहीं, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग हाँ, सही बोल रही 100 हो। कुछ। एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब जब भी वाटर बॉयल होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, फिक्स चाहिए। बट एवेपोरेशन जो होती है उसका कोई भी फिक्स बॉइलिंग फिक्स पॉइंट नहीं होता उसका। वो किसी भी टेम्परेचर पे आकर हो सकती है, कम टेम्परेचर पे भी आकर हो सकती है, हाई टेम्परेचर पे भी आकर हो सकती है। देखो 100 से ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा वो तो ऑब्वियसली बॉइलिंग ही होगा, बट 100 से कम टेम्परेचर पे अगर तो स्टेट चेंज हो रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो उसका एवेपोरेशन बोलेंगे। एवेपोरेशन में होता क्या है? एवेपोरेशन में सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है कि देखो, अज्यूम करो ये वाटर का पडल है, बारिश के बाद जो पडल्स जमा हो जाते हैं ना, ये वाटर का पडल है। ये तो सामने जैसे रोड पे है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि सरफेस के नीचे भी इसके पार्टिकल्स तो नीचे भी होंगे ना थोड़े बहुत, वाटर की लेयर होती है ना पूरी। अब एवेपोरेशन के लिए, अब मैंने आपको बोला कि लिक्विड्स में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब ये स्टेट चेंज होता है लिक्विड से गैस में, तो ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो एनर्जी जो है वो चाहिए ही इसीलिए होती है ताकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको खत्म कर दिया जाए, उनको ओवरकम कर दिया जाए। एनर्जी इज यूज्ड, energy is utilized to overcome the forces of attraction and then the state changes. तो जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये खत्म होंगी तो आपका स्टेट जाके चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सबके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर पार्टिकल के बीच में बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे से। फर्स्ट लेयर जो है आपका ऊपर वाला टॉप मोस्ट लेयर, अगर इसको ब्रेक फ्री करना है, मैं सबको नहीं बोल रही, अगर मेरे पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि मैं इस फर्स्ट लेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दूं, तो ये लेयर जो मेरा है ये अपनी गैस स्टेट चेंज कर देगा और गैस में चेंज हो जाएगा। देखो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग अगर होती है, थ्रू आउट द, हाँ, थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग अकर होने का क्या मतलब है? थ्रू आउट द लिक्विड, लिक्विड एक ही दफा बॉईल होता है। एग्जैक्टली, वो साइमल्टेनियसली हर पार्टिकल की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रही होती है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, हर सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हर पार्टिकल की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम हो रही होती है और सारे पार्टिकल्स एक साथ अपना जो है स्टेट चेंज करते हैं। एवेपोरेशन में जो आपकी होती है स्टेट चेंज, वो सिर्फ सरफेस पे होती है, सरफेस वाइज अकर होती है। पहले लेयर में इतनी एनर्जी आ गई कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाए तो वो हो जाएंगे और आपका फर्स्ट लेयर जो है वो क्या कहते हैं, एवेपोरेट हो जाएगा, स्टेट चेंज कर देगा गैस में। इसी वजह से जो आपके फर्डल्स वगैरह होते हैं या जब भी एवेपोरेशन अकर होती है तो वो एक साथ नहीं होती है, एवेपोरेशन अकर थोड़ा 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 करके होती है। सही है? बॉइलिंग जो होती है, बॉइलिंग आपकी एक साथ अगर होती है, बॉइलिंग आपकी फिक्स टेम्परेचर पे होकर होती है और
थ्रू आउट द लिक्विड अकर होती है। आपकी जो क्या कहते हैं एवापोरेशन है, एवापोरेशन सॉरी एवापोरेशन जो है वो एवापोरेशन का नो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, नो फिक्स टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पे भी एवापोरेशन अकर हो सकती है, बस शर्त ये है कि उसके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि फर्स्ट लेयर में से वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है। और सेकेंडली ये सिर्फ सरफेस पे अकर होती है, ठीक है यार। देखो यहाँ से एक दफा पढ़ भी लेते हैं। एवापोरेशन occur when particles below the boiling point gain enough energy to overcome forces of attraction and change state from liquid to gas। वही पॉइंट्स जो है कि एवापोरेशन occurs at temperature below boiling point। देखो बॉइलिंग पॉइंट जब पहुंच गया तो फिर, या बॉइलिंग पॉइंट के अबव भी पहुंच रहा है तो वो तो बॉइल ही होगा, लेकिन जो एवापोरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। और evaporation occurs only at surface, और evaporation can be influenced by factors such as wind। boiling point जो है, boiling आपका है, वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। आपका टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर आपका ह्यूमिड है, ड्राई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विंड चल रहा है, नहीं विंड चल रही है, नहीं चल रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉइलिंग पॉइंट अपने ही टेम्परेचर पे अकर होगा। लेकिन जो आपकी एवापोरेशन है, एवापोरेशन जो है फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, ड्राई वेदर है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो फिर आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। सही है। विंड है, विंड से भी आपका एवापोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली बोलता क्या है? तीन चीजें सिंपल सी आपको सब पता है कि अ सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड या गैस एंड चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर। सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हुए हैं। एक सब्सटेंस या सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा, और वो जो है अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। सेकेंडली इट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन ईच स्टेट। देखो वाटर की एग्जांपल ले लो। वाटर अगर आइस है, अगर लिक्विड है, पानी है, और अगर आपको गैस है, वेपर है, बॉयल हो रहा है, स्टीम है, स्टीम कहते हैं, तो तीनों चीजों में उसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत डिफरेंट है ना। उसका शेप डिफरेंट है, उसकी साइज डिफरेंट है, उसका क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आइस कोल्ड होती है, स्टीम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हॉट होती है, गर्म होती है, और जो लिक्विड है वो तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। आइस जो है, देखो स्टीम जो है इतनी डेंजरस हो जाती है कि जो स्टीम बर्न्स होते हैं वो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ बर्न्स होते हैं। अगर कोई जैसे प्रेशर कुकर वगैरह से या स्टीमर से अगर किसी को बर्न होता है, कोई बर्न हो जाता है स्टीम से, तो वो जो डिग्री आती है लेवल ऑफ बर्निंग वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि स्टीम, उसके पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती है, वो होती ही इतनी गर्म है कि उससे फिर बर्निंग लेवल भी हाई होता है कंपेयर टू जो बॉइलिंग वाटर है। सही है। और जो नॉर्मल वाटर है वो तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हर स्टेट में जो आपका सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही होंगी, ठीक है। और डिफरेंसेस कॉज क्यों होते हैं? डिफरेंसेस आर ड्यू टू द वे इट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एंड मूव इन ईच स्टेट। वही बात है, मैंने आपको बताया कि स्टीम इज डिफरेंट देन वाटर। क्यों? क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स हैव वे हायर एनर्जी देन क्या कहते हैं लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व में क्या होता है? हीटिंग कर्व में आप आइस से शुरू करते हैं, जो अगर वाटर ले रहे हैं तो आइस से शुरू करेंगे, वरना जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं उसके सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको आप हीट करते जाएंगे तो वो मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, फिर बॉयल होगा और जो है आपका गैस बन जाएगा। और जो कूलिंग कर्व है उसमें आप बिल्कुल ऑपोजिट से स्टार्ट करते हैं। आप स्टीम वेपर से स्टार्ट करते हैं, गैस से स्टार्ट करते हैं,
और फिर आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो कंडेंसेशन आकर होकर लिक्विड बनता है और फिर फ्रीजिंग होकर वापस वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, अब देखो जरा इसको डिटेल में। यहाँ से हमने हीट करना शुरू किया, ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं सॉलिड है, सॉलिड का ये टेम्परेचर था, अज्यूम कर लो जो भी है 0 है तो 0 समझो, 0 टेम्परेचर था। अब यहाँ पे आपने हीटिंग शुरू की, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। देखो हीटिंग आपने शुरू की तो आपकी आइस जो है मेल्ट होना शुरू हुई। बेसिकली आइस मेल्ट यहाँ पे नहीं हो रही, सॉलिड मेल्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड सिर्फ वार्म हो रहा है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी भी वो सॉलिड ही। फिर क्या होता है जब ये फ्लैट लाइन आ जाती है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है आपकी, तब आपकी मेल्टिंग शुरू होती है। ये जो फ्लैट लाइन है ना, ये आपकी चेंजेस ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये बॉइलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। जो लंबी लाइन होगी ना वो हमेशा बॉइलिंग को, या अगर आप रिवर्स में आ रहे हैं कूलिंग कर्व में देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बड़ी लाइन, सही है, लॉन्गर लाइन। और जो आपकी छोटी लाइन है वो फ्रीजिंग को या मेल्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी भी वजह, मैं इसकी वजह भी बताऊंगी। खैर अभी पहले एक दफा ओवरव्यू दे दो। यहाँ से सॉलिड से आपने शुरू किया, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर वो एक पॉइंट पे आ गया था, मेल्टिंग पॉइंट पे रीच कर लिया टेम्परेचर ने। अब वो मेल्ट होगा होगा होगा। अच्छा, जब तक आपका पूरा सब्सटेंस मेल्ट नहीं हो जाता आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हमने अभी पढ़ा ना कि बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड, यानी सारे पार्टिकल्स में जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएंगी तब आपकी बॉइलिंग अकर होगी। तो वो यही बात है कि जब थ्रू आउट द लिक्विड चीज हो रही होती है तो हर पार्टिकल की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में टाइम लगता है। और जब तक हर पार्टिकल के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर लेते तब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसी वजह से ये फ्लैट लाइन आ रही है। इसी वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक अज्यूम कर लो सॉरी, अज्यूम कर लो कि ये 4 मिनट्स है, तो वो 4 मिनट्स कंटिन्यूसली आपकी मेल्टिंग हो रही है और आपका टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो जो आपको हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर तो हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है ना जी। और टाइम इस तरीके से आगे बढ़ा, टाइम तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही आगे। अब मैं किसी चीज को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? उसी तरह एनर्जी कहाँ जा रही है? वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं हो रही है। देखो यहाँ से, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब मैंने शुरू किया था ना उसको हीट प्रोवाइड करना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। यहाँ पे यूं बढ़ा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये बढ़ रहा है टेम्परेचर आपका। बट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब जो एनर्जी, एग्जैक्टली, अब जो एनर्जी है ना वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। पहले जो आपकी एनर्जी यूज हो रही थी ना उसमें आपके बॉन्ड्स जो है वो नहीं टूट रहे थे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं किया जा रहा था। दैट वाज ओनली यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ ना वो स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी यूज हो रही है। तो जब तक पूरी चीज मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब होती रहेगी और आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। समझ आई? जी। ठीक है, इसके बाद जब इस पॉइंट पे सारी मेल्टिंग आपकी हो जाती है, लिक्विड में आ जाता है, अब वापस जब मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एक पॉइंट आ गया जहां पे वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया। अब वापस ये लाइन फ्लैट हो जाती है। क्यों ये लाइन फ्लैट हो रही है? क्योंकि अब लिक्विड बॉईल हो रहा है तो टाइम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सारी एनर्जी ले रही है इसकी बॉईल होने में। हाँ, और इसी वजह से हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। आगे समझ बात? जी। बॉइलिंग में भी यही है ना, बॉइलिंग में भी स्टेट चेंज होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया जाता है। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और हर पार्टिकल के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है।
और जब तक सारे पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर लिया जाता तब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा। और जब तक बॉइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आपकी एनर्जी इनटेक होगी विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। सही है। इसके बाद यही है कि एंड तक जब उसकी बॉइलिंग कंप्लीट हो जाती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो आपका वेपर गर्म होता जाता है, हीट होता जाता है, दैट्स इट। वो उसकी लाइन बढ़ती रहेगी। अब एक क्वेश्चन कि ये जो बॉइलिंग है इसकी लाइन और जो मेल्टिंग है इसकी लाइन, दोनों की लेंथ में क्यों फर्क है? यानी देखा जाए तो बॉइलिंग को ज्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू मेल्टिंग। क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है बॉइलिंग को? क्योंकि टेम्परेचर मेल्ट आइस को मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर लगता है और टाइम, पर वाटर को बॉईल करने में ज्यादा टेम्परेचर और टाइम लगता है। नहीं तो हम तो एनर्जी तो कांस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है, तो फिर टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। हाँ, क्यों टाइम इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ताकि सारा पानी सही तरह बॉईल हो जाए, वरना तो मेल्टिंग भी तो सही तरह ही करनी थी ना हमें। हाँ, तो वो उसके तो मेल्टिंग को तो कम उसको टाइम लगा, जितना बॉइलिंग टाइम को ज्यादा चाहिए था, लगा। उसको जितना टाइम चाहिए था मेल्ट होने के लिए वो हो गई मेल्ट, पर टाइम उसका कम था क्योंकि उसके पार्टिकल तो मैं वही बोल रही हूँ, मेल्टिंग में कम टाइम क्यों चाहिए और बॉइलिंग में ज्यादा टाइम क्यों चाहिए? मेल्टिंग में कम टाइम क्यों चाहिए और बॉइलिंग में ज्यादा टाइम? क्योंकि मेल्टिंग के सारे मॉलिक्यूल्स जो आइस क्यूब के मॉलिक्यूल सारे साथ होते हैं, तो वो मेल्ट जब होता है तो वो एक ही दफा तक सारा मेल्ट होने लग जाता है पार्टिकल देखो, नहीं, मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग में सॉलिड टू लिक्विड होता है ना, स्टेट चेंज आपका। तो जब सॉलिड से लिक्विड को स्टेट चेंज किया जाता है तो सॉलिड में आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जी। और लिक्विड में आपकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं हम इस काम के लिए कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में बना दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। और जो आपका बॉइलिंग वाला पार्ट है, बॉइलिंग वाले पार्ट में क्या होता है? आपका होता है लिक्विड टू गैस। लिक्विड में आपकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रही हैं और आपकी गैस में जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक चीज को आप वीक कर रही हो, एक चीज को आप वीकन कर रही हो और एक चीज को आप सिरे से खत्म कर रही हो, फिनिश कर रही हो, एंड कर रही हो, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर रही हो। तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए? खत्म करने में ना। तो इसी वजह से ये ज्यादा टाइम इसीलिए लगा रहा है क्योंकि ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, और ज्यादा एनर्जी इसलिए यूटिलाइज कर रहा है क्योंकि अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो रही है, यहाँ पे वीक हो रही थी, इसी वजह से फौरन हो गया। यहाँ पे हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो रही थी, इसीलिए फौरन खत्म हो गई है अट्रैक्शन। यहाँ पे जो वीक फोर्सेस थी वो बिल्कुल सिरे से खत्म कर रहे थे, हम उसको एग्जिस्टेंस ही खत्म कर रहे थे, नेग्लिजिबल में ला रहे थे। इस वजह से उसको ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा एनर्जी लगेगी। आई बात समझ? जी। यहाँ पे कूलिंग कर्व में भी यही है कि जब आपकी गैस कूल होना शुरू होती है, अब यहाँ पे कंडेंसेशन अकर हो रही है, कंडेंसेशन भी जो है वो रिस्टोर कर रहे हैं हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। यहाँ पे हम फिनिश कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे हम रिस्टोर कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। तो जब तक वो रिस्टोर, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप गैसेस में देखो नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी ही नहीं, नेग्लिजिबल, और यहाँ पे आपकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई। तो एक चीज को हम एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं तो उसमें जो है आपका ज्यादा टाइम लगेगा।
और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो जो है सराउंडिंग सराउंडिंग से इनटेक करेगा, इसीलिए बाहर का इसका जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो कम हो जाएगा। हम इसको अलग से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो अंदर से खुद ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सही है। फिर इसके बाद यही है कि वो लिक्विड जब बन जाएगा, लिक्विड के बाद उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि हम कम कर रहे हैं, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट आएगा फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग में अब यहाँ से जब तक पूरे आपकी सब्सटेंस की फ्रीजिंग नहीं हो जाती, सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, आपकी फ्रीजिंग कंप्लीट नहीं होगी। और वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिस्टोर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में रिस्टोर करने के लिए कम टाइम लगेगा। सही है। और यहाँ पे फिर जो है आपके इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे जो है आपकी सॉलिड, जो सॉलिड बन जाएगा और फिर वो सॉलिड भी कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। सही है। जी। यहाँ हम देखो हीटिंग में, हीटिंग कर्व में हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक डाउन हो रही थी। यहाँ कूलिंग कर्व में क्या है, कूलिंग कर्व में सब्सटेंस में से एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है इसी वजह से, और जो है आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिस्टोर हो रही हैं। ठीक है। यहाँ पे पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो। The graph shows how the temperature of a substance changes as it is cooled over a period of 30 minutes. The substance is a gas at the start. Each letter on the graph may be used once more than once or not at all. Which letter S, T, V, W, X, Y, Z, Y or Z shows when the particles in the substance have the most kinetic energy? ऊपर से गैस शुरू हो रही है ना ऐसे। ठीक है। ये है पीछे ऊपर और कुछ नहीं है। एस, एस, टी, एस, एस, वेरी गुड। क्यों एस? क्योंकि वो गैस है तो गैस की गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वो तो टीवी गैस है। टी लिक्विड में जा रहा है। नहीं, ये आपका यहाँ पे आपकी कंडेंसेशन होती है, इसके बाद एक्स जाके लिक्विड है आपका। देखो जितनी आपकी टेम्परेचर हाई होगा ना, हाँ, जितना टेम्परेचर आपका हाई होगा ना, उतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की। ये लॉ है, हायर द टेम्परेचर मोर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसी वजह से आपका एस और टी दोनों, इवन दो दोनों गैसेस हैं, बट एस का टेम्परेचर ज्यादा है, 300 पे है वो, तो उसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है। आगे करो। The particles in the substance are furthest apart. S. एग्जैक्टली। एस क्यों होगा? क्योंकि गैस फॉर्म में है तो उसके पार्टिकल्स गैस में दूर होते हैं। सही है। आगे। The substance exists as both gas and liquid. किस पॉइंट पे होगा? V या W? V या W? W ने V पे होगा। एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, देखो जो आपके ये पॉइंट्स होते हैं ना, मेल्टिंग और फ्रीजिंग या बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, यहाँ पे आपका दो स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉइलिंग, देखो मैंने बोला ना, बॉइलिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूट जाते। तो बॉइलिंग
एक साथ तो सब नहीं टूटेंगे, पहले कुछ टूटेंगे, उसके बाद थोड़े, उसके बाद थोड़े, बट ये प्रोसेस होता रहेगा, ये कंप्लीट जब तक नहीं होगा, जब तक आपका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो जो इस पॉइंट पे आपका सब्सटेंस है वो लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा और गैस में भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे जो आपका सब्सटेंस है वो आपका 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा और लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा। सही है। तो द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज बोथ अ गैस एंड अ लिक्विड, तो फिर वो V हो जाएगा। अच्छा आगे पढ़े। Use the graph to estimate the freezing point of the substance. One 140 करना। आगे। in the change of state from directly a solid to a gas, sublimation. Exactly. Next. When smoke is viewed through a microscope, the smoke particles in the air appear to jump around. What term describes this movement of smoke particles? क्या बोला जाता है? रैंडम मोशन को क्या बोला जाता है? अभी पढ़ा है, अभी को स्टार्ट में। नहीं, ब्राउनियन मोशन, कोई बात नहीं। क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन। आगे पढ़े सवाल। Explain why the smoke particles move in this way. Because they're moving randomly. Exactly, the random motion होता है उनका, they collide with each other and bounce off each other basically. और जो मोशन होता है they move randomly, they collide with each other, or they bounce off each other, they collide with the walls. is बस सही है। हाँ ऐसा ही कहा। With the walls नहीं करोगी क्योंकि कंटेनर में नहीं बोला हुआ, स्मोक पार्टिकल्स बताए हुए अंडर माइक्रोस्कोप लाइक, बस इतना ही होगा। ठीक है, क्लियर है सब? अब आपने क्या करना है, आपने आज बैठ के इसकी रीडिंग करनी है, इस चैप्टर की। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसकी आप रीडिंग करोगे, ठीक है?